हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आज की क्लास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे क्वांटिटेटिव में बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं, तो आइए उसी सीक्वेंस में हम देखते हैं आज की क्लास में मेंसुरेशन। अब देखिए, ये जो मेंसुरेशन है इसमें हम दोनों भी देखने वाले हैं, मींस 2D डायग्राम्स भी देखने वाले हैं तो 3D डायग्राम्स भी देखने वाले हैं। और जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पर बेटा मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्लेसमेंट का एप्टीट्यूड है, अब उसमें ये मेंसुरेशन नाम का चैप्टर बेटा बहुत ही डिटेल में पूछा नहीं जाता है, या फिर सभी कंपनीज में नहीं पूछा जाता है। पर बेटा हमारी जो मेनली इंपॉर्टेंट जो कंपनीज है, एक या दो कंपनी में ही ये पूछा जाता है, जैसे कि हमारी टीसीएस एनक्यूटी में मेंसुरेशन पूछा जाता है, पर एकदम डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आइए जल्दी से आज की क्लास में हम क्या कर देते हैं, मेंसुरेशन का बेसिक देख लेते हैं, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से मेंसुरेशन हेडिंग लगाया हुआ है, और मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमें क्या क्या सीखना है बेटा। हमें फर्स्टली सीखना है बेटा 2D डायग्राम्स कौन कौन सी होती है और 3D डायग्राम्स कौन कौन सी होती है। आइए जल्दी से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए बेटा, ऐसा नहीं है कि आपने 6th में 7th में ये सब चीजें देखी नहीं है, पर हम फिर से क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर ले रहे हैं, और एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू में ये एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं हमें इस क्वेश्चंस के, वो हमें देखना है। पर बेटा अगर हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं मेंसुरेशन के, तो हमें ये समझना पड़ेगा। जैसे कि मेनली यहाँ पे हम तीन चीजें देखने वाले हैं, एक होता है पेरीमीटर, एक होता है एरिया और एक होता है वॉल्यूम। मेनली इन तीन चीजों का हम डिस्कशन करते हैं, आपको पता होगा बेटा। पर बेटा यहाँ पे हमें ये जो फॉर्मूले आते हैं, मींस एरिया का फॉर्मूला कैसे आया, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे आया, या फिर हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे है, अगर हम इसको समझ के ध्यान रखेंगे बेटा, तो ये आपको क्या रहेंगे, लर्न रहेंगे। अदरवाइज हमें ऐसा मैन्युअली फॉर्मूले लर्न करना नहीं है, समझना है। तो आइए जल्दी से हम इन सभी डायग्राम्स को डिटेल में समझना शुरू कर देते हैं। जैसे कि 2D डायग्राम से बेटा, इसमें हमारा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जैसे कि ये सब आपको पता है, पर फिर भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ये चारों के चारों बेटा हमारे कौन है, या फिर ये पांचों हमारा जो ट्रेपेजियम है बेटा, ये सब के सब हमारे क्वाड्रिलेटरस है। क्वाड्रिलेटर्स यानी क्या भाई, जिनकी चार कॉर्नर्स होते हैं, जिनकी चार साइड्स होती है, और इन सब की अलग अलग विशेषताएं हैं बेटा। जैसे कि स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रोम्बस में भी बेटा अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पर बेटा यहाँ पे दो स्लाइड स्लांट होती है, दो स्लाइड हमारी क्या होती है, पैरेलल। देखिए, ये जो रोम्बस है बेटा, ये स्क्वायर से ही बनता है। कैसे बनता है मैं बताता हूँ। जैसे हमारा स्क्वायर से रोम्बस बनता है, उसी प्रकार से हमारा पैरेललोग्राम बनता है कैसे, रेक्टेंगल से, ठीक है। चलिए, सर्कल आपको पता है बेटा क्या होता है, सेमी सर्कल म्हणजे हाफ। ट्रायंगल क्या होता है, ये भी आपको पता है, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये हम 2D फिगर्स देखने वाले हैं। आप देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल है ये 2D डायग्राम्स या फिर हमारी जो 3D डायग्राम्स है। क्या डिफरेंस है भी इसमें बेटा, इसमें 3D डायग्राम्स में थर्ड डायमेंशनल होती है। जैसे कि मैंने बोला भाई, ये स्क्वायर क्या है, हमारा 2 डायमेंशनल है बेटा। मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर ड्रॉ किया, तो बेटा ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये रेक्टेंगल जो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है हमारा, इसको सिर्फ ये हमारा बेस है, और ये हमारा क्या है, हाइट है, या फिर आप इसको लेंथ बोल सकते हो बेटा, ठीक है। पर इसकी हाइट नहीं है। इट मीन्स कि ये अगर मैंने जमीन पे रख दिया, या फिर मैंने जमीन पे क्या किया बेटा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, तो बेटा हम उसके ऊपर चल फिर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रेक्टेंगल अगर मैंने जमीन पे ड्रॉ कर दिया, तो वो हमें क्या करने वाला है, एक सॉलिड नहीं है बेटा, वो हमें टच नहीं होने वाला, ठीक है। पर बेटा व्हाट इफ कि मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल की जगह क्यूबॉइड, अब ये क्यूबॉइड कैसे होता है, आपने देखा है कि भाई एक रेक्टेंगुलर शेप का मैंने क्या कर दिया, 3 डायमेंशनल बॉक्स रख दिया, तो बेटा ये क्या है, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, ये हमारा क्या है, 3D फिगर है, ठीक है। जैसे कि बेटा सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर है बेटा, हमारा सर्कल जो है वो 2D डायग्राम है, पर स्फीयर जो है ये हमारा क्या है, 3D डायग्राम है, ठीक है। आप समझते हो बेटा, यहाँ पे इसमें एक थर्ड डायमेंशन यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो होती है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे जमीन पे सर्कल रख दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है, चौक से ड्रॉ कर दिया या पेन से ड्रॉ कर दिया, तो बेटा आप इसके ऊपर इजीली चल फिर सकते हो, क्योंकि इस सर्कल को थर्ड डायमेंशन यानी कि अलॉन्ग जेड एक्सिस कुछ नहीं है, ठीक है। पर बेटा वहीं पे मैंने जमीन पे क्रिकेट का बॉल रख दिया, तो बेटा वो आपको ऊपर से दिखेगा तो उसका टॉप व्यू सर्कल ही जैसा ही, पर बेटा वो क्या है, एक सॉलिड है, यानी कि उसकी थर्ड डायमेंशन भी है, वो जमीन से थोड़ा ऊंचाई पे है, और आपको चलते समय बेटा वो आपको ये होगा बेटा, मुझे आपका पैर उसको टच हो सकता है। आई होप कि ये 2D और 3D डायग्राम हमको पता है, इतना डिटेल में हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो 3D डायग्राम है, इसमें एक एक्सिस ज्यादा होती है, जो हमारी जेड एक्सिस होती है, हाइट के लिए, हाइट पैरामीटर ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3D डायग्राम से बेटा हमारा क्यूब, बेटा ये क्यूब क्या है, क्यूब कुछ और नहीं है, जिसकी 6 की 6 साइड्स क्या होती है, साइड की लेंथ बराबर होती है, यानी कि स्क्वायर से जो बनता है वो क्यूब बनता है, रेक्टेंगल से जो बनता है बेटा वो क्या बनता है, क्यूबॉइड। अब देखिए, ये हम आगे देखने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कोई ज्यादा कुछ ये नहीं कर रहे, ठीक है। सिलेंडर आपने देखा होगा, कोन आपने देखा होगा,
कोन बेटा हमारे सिलेंडर का ही थर्ड पार्ट होता है, ठीक है, कोई विषय नहीं। स्पीयर, स्पीयर यानी कि क्रिकेट के बॉल को बोला जाता है, पर बेटा स्पीयर और सर्कल का फर्क मैंने बताया। और हेमिस्फीयर यानी कि बेटा ये स्पीयर का अगर हाफ कर दोगे तो वो क्या होता है, हेमिस्फीयर। आइए जल्दी से हम एक एक डायग्राम और उसके बारे में हमें क्या क्या देखना है। जैसे कि मेनली हमारे जो 2D डायग्राम है बेटा, 2D डायग्राम से हम दो चीजों की स्टडी करेंगे बेटा। एक तो स्टडी करेंगे हम पेरीमीटर की, ठीक है। पेरीमीटर यानी क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। पेरीमीटर का मतलब ऐसा होता है कि वो जो भी डायग्राम है हमारी उसकी बॉर्डर कितनी है। और जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि बेटा एक जमीन पे मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, तो बेटा उस स्क्वायर की टोटल लेंथ कितनी है, मतलब चारों साइड्स की सम कितनी होती है, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। अब ऐसा क्यों बेटा, जैसे कि मैंने कोई एक प्लॉट परचेज किया और वो प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट है बेटा, तो बेटा मैं रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी कि इस प्रकार का। पर अब मैंने सोचा कि बेटा ये जो प्लॉट है मुझे इसको क्या करनी है, फेंसिंग करना है, तार फेंसिंग भी। जैसे कि कोई एनिमल वगैरह कोई यानी वहाँ पे प्लॉट पे आना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं विदाउट एनी परमिशन कोई एंटर नहीं करना चाहिए इस एरिया में, ठीक है। म्हणजे ये प्लॉट है, तो बेटा मैंने वहाँ पे चौक से तो ऐसा या फिर व्हाइट कलर के चूने से मैंने ऐसा बॉर्डर तो कर दी रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। पर बेटा फिर भी अगर मैंने क्या सोचा कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन चारों साइड से फेंसिंग करना है, तार फेंसिंग करना है, तो बेटा मुझे क्या पता होना चाहिए इस रेक्टेंगल का, मुझे पेरीमीटर पता होना चाहिए भाई, इन चारों साइड्स की सम होती कितनी है, मुझे तार लगेगा कितना, इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर। अच्छा, और दूसरा होता है बेटा एरिया। हाँ ये तो ठीक है कि मैंने किसी को बोला भाई मैंने एक प्लॉट परचेज किया और वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है, पर आफ्टर ऑल मुझे ये तो बताना पड़ेगा सामने वाले को कि भाई वो एरिया है कितनी में, कितनी जगह है मेरे पास। भाई अब रेक्टेंगल को बेटा, रेक्टेंगल तो ऐसा भी हो सकता है छोटा सा, रेक्टेंगल तो बेटा बहुत बड़ा सा भी हो सकता है, ठीक है। पर अगर मुझे किसी पर्सन को यानी सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को बताना है कि मेरे पास कितना एरिया है, तो बेटा इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि बेटा आप समझते होंगे कि भाई कितनी लैंड हमारे पास है, ये मुझे किसी को बताना है, तो बेटा वो कैसे पता करेंगे, यानी कि 2D डायग्राम से हम मेनली पेरीमीटर और क्या करेंगे, एरिया की स्टडी करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 3D डायग्राम, 3D डायग्राम से बेटा हम सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम की, सरफेस एरिया और क्या करेंगे, वॉल्यूम की स्टडी करेंगे बेटा। अभी सरफेस एरिया क्या होता है, और बेटा जैसे कि मैंने बोला आपको भाई एक स्फीयर है, ठीक है, तो बेटा इसके सरफेस यानी स्फीयर का जो सरफेस है, सपोज एक क्रिकेट का बॉल है, उसका जो सरफेस है बेटा, तो वो सरफेस कितना है, ठीक है, यानी कि जिसको आप टच कर पाते हो उसको क्या बोला जाता है बेटा, सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब बेटा जैसे कि आपको पता है कि जो 3 डायग्राम्स है, 3D डायग्राम्स है, और इनको थर्ड डायमेंशन भी है, यानी कि जैसे मैंने बोल दिया एक बॉक्स, फिर वो बॉक्स अगर रेक्टेंगुलर है तो बेटा वो क्यूबॉइड हुआ, अगर वो बॉक्स स्क्वायर शेप में है तो वो क्या हुआ बेटा, क्यूब हुआ, ठीक है। तो बेटा ये अगर हमारा जो एम्प्टी बॉक्स है उसमें हम कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, तो बेटा कितनी क्वांटिटी हम उसमें फ्लूइड की, फ्लूइड यानी कि एयर या फिर वाटर समझो, ठीक है, एयर या फिर वाटर, वाटर कितना वाटर हम फिलअप कर सकते हैं इन 3D डायग्राम्स के अंदर, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम। तो मेनली हमें 2D डायग्राम्स की जो स्टडी करनी है उसमें एरिया और पेरीमीटर की करनी है, ठीक है। और इसमें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब मैंने आपको बताया, फिर से हम आगे देखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि अगर मैंने सोच लिया कि भाई ये जितनी भी 3D डायग्राम्स है इनके अंदर मुझे क्या करना है, पानी फिलअप करना है, तो कितनी क्वांटिटी में हम पानी उसके अंदर रख सकते हैं, ये होता है हमारा वॉल्यूम। अब देखिए बेटा ये सब चीजें आपकी हो चुकी हैं, ऐसा कोई एकदम न्यू कन्वेंशन नहीं है, पर फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो थोड़ा सा हमें आज की क्लास में मेनली देखना है। चलिए तो हम क्या कर देते हैं, आ जाते हैं अपनी पहली डायग्राम पे। पहली डायग्राम है हमारी स्क्वायर, पहले हम 2D डायग्राम्स देखेंगे, उसके बाद हम 3D डायग्राम्स देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो बेटा देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है, पर मैं आपको यहाँ पे जो मेंशन नहीं है या जो बुक्स में मेंशन नहीं होता है वो भी बातें बताने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए जल्दी से देखिए, जैसे कि मैंने ये एक स्क्वायर ड्रॉ किया, मैंने बोल दिया भाई इसकी ये साइड जो है वो ए है, तो बेटा ये साइड भी इसकी ए होंगी, ये साइड भी इसकी ए होंगी और ये साइड भी इसकी क्या होंगी, ए होगी, ठीक है। मेनली जैसे मैंने आपको बताया, तो भाई स्क्वायर क्या होता है, किसी ने आपको पूछा, तो बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। और ये स्क्वायर भी हमारा क्या है बेटा, स्क्वायर भी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि बेटा जिसकी 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 साइड्स होती हैं। क्लियरली आप देख पा रहे हो, ये 4 वर्टेक्स उसकी 4 कॉर्नर है और ये 4 साइड्स उसकी क्या है, चारों की साइड दिख रही है। बहुत ही सिंपल है बेटा, इतना कोई मुश्किल है नहीं। अच्छा, इसके ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब इसकी जो एंगल्स होते हैं बेटा ये सब के सब क्या होते हैं, 90 डिग्री, और इसकी चारों साइड्स भी क्या होती है, इक्वल, और उसी को ही क्या बोला जाता है, स्क्वायर, ठीक है। पर मैंने आपको बोला था बेटा हमें दो चीजों की स्टडी करनी है, एक हमें क्या करना है, पेरीमीटर, और एक हमें करनी है स्टडी एरिया। तो बेटा ये जो स्क्वायर की पेरीमीटर होती है, पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा बॉर्डर। भाई मुझे किसी स्क्वायर प्लॉट को क्या करनी है, फेंसिंग करनी है, तो मुझे कितना तार लगेगा ये तो मुझे पता करना पड़ेगा ना बेटा। तो बेटा इसकी जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स, ठीक है, वो कितनी है, तो बेटा देखो ये है ए और ये भी क्या है ए, तो बेटा ये होगी 2, ये तीसरी साइड, ठीक है, प्लस ए और फिर से ये ए, तो बेटा ये 4 बार ए को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 4a, यानी कि 4a हमारा क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर। अच्छा, एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल म्हणजे वो टोटल जगह है कितनी बेटा, तो टोटल जगह है कितनी भाई, सपोज मैंने बोल दिया भाई ये साइड है हमारी a सेंटीमीटर,
तो बेटा ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी हाइट हो गई, तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए, और विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर। अगर इसका यूनिट सेंटीमीटर है तो इसका जो यूनिट आ जाएगा एरिया का वो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वो देखेंगे हम प्रॉब्लम्स में, उसकी आप चिंता मत करो बेटा। पर जैसे कि आपको पता है कि बेटा ये जो स्क्वायर शेप है, ठीक है, इसको हम बेस इंटू हाइट से भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये a इंटू ए भाई हमारा, सपोज ये a की वैल्यू हमारी क्या है बेटा 10, तो बेटा ये 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी क्या आ जाएगी एरिया। पर बेटा देखिए मैंने थर्ड यहाँ पे डायगोनल मेंशन किया हुआ है, तो बेटा यहाँ से अपोजिट कॉर्नर्स, बेटा इन दो कॉर्नर्स को अगर मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया, ठीक है। अब ये लाइन जो है हमारी वो इतनी अच्छी दिख नहीं रही है, एक काम करते हैं थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लीजिए मैंने सपोज यहाँ पे क्या कर दी डायगोनल निकाल ली, ठीक है, ये एक निकाल ली हमने डायगोनल, और बेटा डायगोनल हमारे क्वाड्रिलेटरल्स में मेनली दो होती है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा ये हमने क्या स्क्वायर की डायगोनल निकाल ली, और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी साइड है, ओ सॉरी एक मिनट रुक जाइए, हाँ ये जो साइड है हमारी ये क्या है ए है, ठीक है। तो बेटा इस डायगोनल की लेंथ जो होगी बेटा वो क्या होगी a√2। अब ये कैसे a√2 होंगी, ये तो बहुत ही सरल है बेटा। अब ये समझाने के लिए बेटा मैं एक काम कर देता हूँ, वैसे ही हमें क्या करना है बेटा ट्रायंगल, हाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भाई कैसे पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें तीन कॉर्नर है, तीन साइड है, तो ये ट्रायंगल है, ये तो आप समझते हो। पर बेटा ये जो नीचे का बेस है इसका, सपोज मैंने बोल दिया ये बेस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बी से, और ये जिसकी हाइट है वो रिप्रेजेंट कर दिया हमने काय से एच से। तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास बात है बेटा कि ये जो एंगल है इसमें एक एंगल हमारा कितना होता है ट्रायंगल में 90 डिग्री का, और 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड जो होती है बेटा उसको क्या बोला जाता है हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, ठीक है। तो बेटा अगर ये साइड हमारी बी है और ये साइड हमारी क्या है एच है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारे सीन में आता है पाइथागोरस थ्योरम, ये सभी को पता है, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा ये जो हाइपोटेन्यूज होती है, ये हाइपोटेन्यूज कुछ और नहीं होती है, ये होती है अंडर रूट ऑफ पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, मींस यहाँ पे हो जाएंगी बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। तो बेटा जब भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आता है हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है, ये सब आपने बचपन में सुना हुआ है, ये फिर से हम देख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया भी कितनी होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी मैंने आपको पता ही होगा, ठीक है। पर मेनली मैंने यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम आपको समझाने के लिए किया। हाँ आप ऐसा मान सकते हो बेटा कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका ये साइड हमारा फिर से कितना है ये एंगल 90 डिग्री, पर बेटा आपने इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी। तो बेटा पाइथागोरस ने तो इतना ही बोला था बेटा कि अगर ये थर्ड साइड को अगर आप नाम 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को नाम अगर सी दे देते हो तो सी हो जाता है हाइपोटेनियस, और बेटा ये जो सी का स्क्वायर है वो कुछ और नहीं होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पर बेटा ये तो सी स्क्वायर की बात हो गई, पर अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलने का अर्थ ये है बेटा कि आप हमारा एबीसी के टर्म्स में लर्न रखो ये पाइथागोरस थ्योरम, कि आप ये बेस और हाइट और ये हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर ऐसा लर्न रखो तो भी ठीक है। पर बेटा आपने शायद बचपन में ऐसा पढ़ा होगा कि भाई एबीसी नाम का एक ये है ट्रायंगल जिसमें ए और बी हमारी क्या है दो नॉर्मल साइड्स है, और जो सी नाम की साइड है वो हमारे 90 डिग्री के हमारे अपोजिट में है, ठीक है। तो बेटा सी इज नथिंग बट यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम सभी ने सुना होगा, आई होप कि ये सभी को इजीली याद है, ठीक है। और ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है वो होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा। इन जनरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है, ट्रायंगल की जो एरिया होती है बेटा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल तो मैं एक काम कर देता हूँ, हम अपने स्क्वायर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बेटा मुझे बताइए ये जो स्क्वायर है बेटा इसका भी ये जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो बेटा मुझे बताइए ये जो डायगोनल है इस डायगोनल को अगर मैं क्या मान लूँ बेटा, इस डायगोनल को मैं सी मान लूँ बेटा, तो बेटा ये ऐसा नहीं हो जाएगा इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। बेटा ये 2 को मैं अगर रूट में से बाहर नहीं निकाल सकता, पर a स्क्वायर को मैं रूट में से बाहर निकालूंगा तो हो जाएगा a। तो बेटा ये हो जाएगा a√2, यानी कि डायगोनल कितनी होती है बेटा स्क्वायर की a√2। आई होप कि आप समझ रहे हो कि कहाँ से आई, पाइथागोरस थ्योरम से आई। चलिए तो जल्दी से देखिए ये पेरीमीटर होता है, ये एरिया होती है डायगोनल। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पेरीमीटर तो बहुत सिंपल है कि उसकी बॉर्डर है कितनी भाई, ठीक है। आउटर बाउंड्री की सम कर दो वो हमारा होता है पेरीमीटर, और ये एरिया। चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने बोल दिया भाई यहाँ पे ये बेस है और ये पे हमारी क्या है लेंथ है, ठीक है। लेंथ या फिर हाइट बोल सकते हो, या फिर बेस और ये लेंथ, एक साइड है बी, ठीक है। अब रेक्टेंगल होता क्या है बेटा, रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, ये जो अपोजिट साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स ये हमारी क्या होती है इक्वल, यानी कि ये लेंथ अगर एल है तो ये भी लेंथ एल होगी, ये लेंथ अगर हमारी बी है तो ये ऊपर की लेंथ भी हमारी क्या होगी बेटा बी होगी। अच्छा इसमें भी ऑल एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री के। रेक्टेंगल भी कौन सी कैटेगरी में आता है, क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में आता है। आई होप आप समझते हो, ठीक है।
तो आइए जल्दी से हम इसकी भी स्टडी कर लेते हैं बेटा। पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया बेटा। मुझे एक बात बताइए बेटा कि इनकी चारों बॉर्डर्स में मुझे सम करनी है, तो बेटा ये ऐसा नहीं हुआ बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, तो बेटा ये 2 बार बी तो ये हो गया 2b, और 2 बार एल तो ट्वाइस एल, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस एल, यानी 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स एल प्लस बी, ठीक है, यानी चारों साइड्स की मैंने सम कर दी, यानी कि ये क्या हो गया हमारा पेरीमीटर हो गया, ठीक है। एरिया, एरिया कैसे बेटा, ये बेस है और ये लेंथ है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हम हमारी क्या आ जाएगी एरिया। अब देखिए स्क्वायर में बेटा दोनों साइड इक्वल थी तो वो इनटू ए स्क्वायर हुआ था। यहाँ पे ये साइड हमें बड़ी दिख रही है तो बेटा ये बी और ये एल, रेक्टेंगल कुछ और नहीं होता जिसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है बेटा, पर अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल, जैसे कि ये साइड हमारी और ये साइड क्या है इक्वल, ये साइड और ये साइड, ठीक है। पर रेक्टेंगल की डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए बेटा, अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ ही इसके ऑल एंगल्स भी कितने होने चाहिए 90 डिग्री, यानी कि चारों एंगल्स कितने होने चाहिए इस क्वाड्रिलेटरल के 90 डिग्री होने चाहिए। चलिए डायगोनल, अब ये डायगोनल कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बेटा यहाँ पे भी अगर मैं ये डायगोनल निकालूंगा बेटा तो ये क्या होने वाला है, ये एक हाइपोटेनियस के समान ही होने वाला है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ और नहीं होगा, ये बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आप समझते हो, मैंने यहाँ पे डायगोनल की लेंथ भी लिखी हुई है कि रेक्टेंगल की डायगोनल कितनी होती है, ठीक है। मैं और एक बात बता दूं बेटा कि जैसे हमारा स्क्वायर था, जैसे हमारा रेक्टेंगल था, अगर मैंने यहाँ पे दोनों डायगोनल निकाल दी, ठीक है, तो बेटा ये जो डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है बेटा, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। चलिए पर वो हम आगे देखने वाले हैं आगे की डायग्राम्स में, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे कि बेटा हमने दोनों डायगोनल्स निकाल ली तो बेटा ये जो हाइट होगी हमारी, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, बेटा ये दोनों क्या होंगी, यानी कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करती है बेटा, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेक्टेंगल। आइए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम क्या है हमारी, रोम्बस। अब देखिए ये रोम्बस क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बता दूं कि बेटा ये जो साइड है ये अगर ए है तो ये भी साइड हमारी कितनी है ए, और ये भी ए और ये भी ए, क्योंकि बेटा रोम्बस जो है बेटा, ये रोम्बस कुछ और नहीं है, ये हमारे स्क्वायर से ही बनता है, ठीक है। अब देखिए कि मेरा स्क्वायर रेक्टेंगल के समान दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छे से एक स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है। देखिए बेटा हमारी चित्रकला इतनी अच्छी नहीं है, आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और हम यहाँ से एक काम कर लेते हैं, ये जो शेप्स है इस शेप्स में से मैं एक स्क्वायर उठा ही लेता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए ये एक स्क्वायर है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब बेटा आप ऐसा एज्यूम कीजिए, यानी कि मैं ये स्क्वायर को स्क्वायर के बराबर कर देता हूँ, ठीक है। मीन्स जितना ऊपर वाला है उतना ही इसको कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब उतना तो नहीं है, ये थोड़ा सा और बड़ा चाहिए उसके लिए, हाँ सॉरी एक मिनट, हाँ बेटा मुझे बताइए, सपोज ये क्या है हमारा स्क्वायर है, सपोज नहीं है बेटा वो स्क्वायर है, ठीक है। पर बेटा मैंने इसका जो ये है बॉटम बेस, इस बेस को मैंने फिक्स कर लिया, और मैंने इसका जो ये टॉप साइड है बेटा, इसको मैंने इस साइड से पेन, हाँ इसको मैंने इस साइड से बेटा क्या किया, पुश किया, यानी कि मैंने स्क्वायर के टॉप को पुश किया, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगता बेटा कि ये जो साइड्स है इसकी ऐसी स्लांट हो जाएंगी, और बेटा जो नीचे की साइड्स है नीचे की साइड तो एज इट इज रहेंगी, क्योंकि मैंने बेस को तो कुछ शिफ्ट किया नहीं है, सिर्फ टॉप को मैंने ऐसा फोर्स अप्लाई करके क्या कर दिया बेटा थोड़ा सा मैंने उसको टिल्ट, यानी कि थोड़ा सा मैंने उसको स्लांट कर दिया, तो बेटा उसी से हमारा क्या बनता है, रोम्बस बनता है। यानी कि हमारे रोम्बस की भी चारों साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, चारों साइड्स क्या होती है इसकी, इक्वल होती है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से क्या कर देते हैं बेटा इसको, देखिए हाँ ये चारों साइड्स क्या है हमारी इसकी इक्वल होती है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि करना क्या है हमें। मेन देखिए सबसे पहले तो पेरीमीटर बेटा मैंने क्या बोला, अभी चारों साइड्स ये हैं, तो बेटा स्क्वायर के समान इसका पेरीमीटर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि वो जाएगा 4a। अब देखिए बेटा ये एरिया मैंने लिखा है यहाँ पे हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो बेटा मुझे बताओ ये d1 और d2 क्या है, तो बेटा d1 और d2 यहाँ पे हमारे कुछ नहीं है और कुछ और नहीं है, डायगोनल्स है। जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारी पहली डायगोनल है, ये हमारी दूसरी डायगोनल। बेटा यहाँ पे रोम्बस में आपको ये समझना होता है कि यहाँ पे d1 और d2 सेम नहीं होते, जैसे कि हमारे स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में अभी तक के हमने जो दो डायगोनल देखी उसमें दोनों डायगोनल की जो लेंथ थी वो क्या थी, बराबर थी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला बेटा, यहाँ पे कोई एक डायगोनल आपको बड़ी मिलने वाली है, कोई एक डायगोनल आपको छोटी मिलने वाली है, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर दोनों डायगोनल इक्वल हो गए, चारों साइड्स भी इक्वल हो गई बेटा, तो वो तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि बेटा यहाँ पे हमारे जो दोनों डायगोनल्स है वो क्या है, क्या होने वाली है, अलग अलग लेंथ की होने वाली है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू d1 इंटू d2।
पर बेटा यहाँ पे भी जैसे मैंने ये दोनों डायगोनल्स निकाली, अब देखिए मेरी डायगोनल इतनी अच्छी तो दिख नहीं रही है, आप ये लाइन स्ट्रेट लाइन अच्छे से निकालिएगा। पर बेटा यहाँ पे भी जो डायगोनल्स है ना बेटा, ये एक दूसरे को क्या करती है बेटा, बाइसेक्ट करती है, और यहाँ पे जो बीच में एंगल बनता है बेटा, वो भी क्या बनता है, 90 डिग्री का ही बनता है। आई होप आप समझ रहे हो। अब जब प्रॉब्लम्स में अगर इस तरीके का कुछ पूछा गया तो हम आपको बताएंगे। पर बेटा रोम्बस की एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि बेटा यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, तो बेटा ये हमारे इस रोम्बस की क्या मानी जाएगी, हाइट। तो बेटा एरिया यहाँ पे जो है रोम्बस की, हम वो बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, या फिर हाफ इंटू d1 इंटू d2, वेयर d1 एंड d2 आर व्हाट, तो ये हमारी दोनों क्या हो गई, डायगोनल्स। ठीक है, रोम्बस में दोनों डायगोनल सेम नहीं होती है। हाँ इतना है कि आपको अगर कुछ लिखना ही है तो यहाँ पे आप डी नंबर के पॉइंट में ये दे सकते हो कि बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब बेटा ये होता है कि मैंने दोनों डायगोनल्स जो निकाली, तो बेटा इसका जो ये मिड पॉइंट है बेटा, ये हमारी दोनों डायगोनल्स को क्या कर देगा, हाफ हाफ में कट कर देगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, आज जैसे कि बेटा यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर को पुश करके हमारा क्या बना हुआ है, रोम्बस बना हुआ है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो आपको क्वेश्चन से थोड़ा सा और ये आइडिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला बेटा, एक काम करते हैं ना, इसको ले लेते हैं। सपोज मैंने बोला भाई एक इसकी जो ये है वो कितनी है, 16। ठीक है, नेक्स्ट, और D2 जो है बेटा वो हमारी है 12, यानी कि एक डायगोनल हमारी कितनी है बेटा, हमारी एक डायगोनल है 16 सेंटीमीटर, दूसरी डायगोनल सेंटीमीटर ले लीजिए यूनिट। ठीक है, और दूसरी डायगोनल ले ली मैंने 12। ठीक है, और रोम्बस की। ठीक है, और किसी ने हमें बोल दिया कि आप इस रोम्बस का क्या बताइए, पेरीमीटर निकाल के बताइए। तो बेटा पेरीमीटर होता कितना है, 4 × 8। पर बेटा इन्होंने मुझे D1 और D2 दे दिया, पर इन्होंने तो मुझे ये दिया ही नहीं है, यानी कि इस रोम्बस की जो साइड है वो कितनी होती है वो उन्होंने हमें दिया ही नहीं। पर बेटा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई यहाँ पे, क्या प्रॉपर्टी सिखाई बेटा मैंने आपको, कि दोनों डायगोनल क्या करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब बेटा और ये हमारा क्या है, इक्वल है इतना टुकड़ा। और बेटा यहाँ पे भी ये जो पहली डायगोनल है इसका ये हाफ और ये हाफ क्या है, इक्वल है। ठीक है, और दोनों डायगोनल्स हमारा क्या करती है, बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बेटा मुझे बताइए 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है, तो बेटा ये जो ए नाम की हमारे रोम्बस की साइड है ये हमारी हाइपोटेन्यूस हो गई। पर बेटा ये हाइपोटेन्यूस हो गई और मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ, तो बेटा इस ट्रायंगल में आपको ऐसा नहीं लग रहा बेटा, ये जो है ये D1 का हाफ है ये साइड, और बेटा ये यहाँ से तो यहाँ तक की ये जो हाइट है बेटा ये हमारा क्या है, D2 सेकंड डायगोनल का हाफ। तो बेटा मैं क्या कर देता हूँ, ये जो हमारा ट्रायंगल है, एक काम करते हैं स्क्वायर को हटा देते हैं और मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल आपको क्या कर देता हूँ, बाहर कर देता हूँ। तो बेटा ये जो हमारा ट्रायंगल है, देखिए ये हमारा ट्रायंगल ऐसे नहीं आएगा, इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ऐसा, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, नेक्स्ट इस तरीके से, और यहाँ पे एक साइड है हमारी ये। तो बेटा ये ट्रायंगल मैंने बाहर कर दिया और मैंने आपको बोला कि बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल कितना है बेटा हमारा, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री का। आई होप आप समझ रहे हो। तो बेटा मुझे बताइए ये जो हमारी D1 है बेटा, ये D1 कितनी है, 16। तो बेटा 16 का 8 कितना, 8। तो बेटा ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बेटा ये D2 कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 12 दी हुई है। तो बेटा ये जो D2 का हाफ है, तो बेटा ये D2 का हाफ कितना हो जाएगा, 6। तो बेटा 6 और 8, और ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री का अपोजिट में साइड जो दिख रही है वो रोम्बस की, वो A है। तो बेटा यहाँ पे A पे हम पाइथागोरस लगा लेंगे, यानी कि हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो बेटा मुझे बताइए ये 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो बेटा ये जो A है ये 6 स्क्वायर कितना, 36 प्लस 8 स्क्वायर कितना, 64। तो बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि बेटा यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आई, A की वैल्यू आई बेटा 10 सेंटीमीटर। बेटा ये रोम्बस की साइड आ गई, पर इन्होंने हमसे क्या पूछा था, पेरीमीटर पूछा था। तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है, 4 × A। तो बेटा A की आई दिस, तो बेटा पेरीमीटर जो हो जाएगा 4A, तो यानी कि ये हो जाएगा सीधा 4 × 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। आई होप आप समझ रहे हो। मैंने जो देखिए बेटा जो चीजें यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, जैसे मैंने पेरीमीटर एरिया तो दिया हुआ है यहाँ पे, पर मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ है वो भी आप नोट कर लीजिए। नोट ये करना है आपको कि रोम्बस की भी चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। रोम्बस की जो डायगोनल्स होती है बेटा, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। ऑलवेज D1 और D2 कभी इक्वल नहीं होने वाले, एक डायगोनल बड़ी होंगी एक डायगोनल छोटी होंगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये पॉइंट भी आपको लिखना है। अब डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर पर उसका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है बेटा, 90 डिग्री का बनता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये नीचे का ट्रायंगल जो है इस पे आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आप समझ गए। ये प्रॉब्लम बेटा आप क्या कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, या फिर ये इस पीडीएफ में जितने भी आपको ये दिख रहे हैं बेटा फॉर्मूले, वो क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए। अदरवाइज इस लेक्चर के बाद बेटा ये जो पीडीएफ जिससे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा हमारे ऐप पे। ठीक है, इमीडिएट लेक्चर के नीचे।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसकी एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगता है क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। चलिए नेक्स्ट क्या है, पैरेललोग्राम। जैसे कि बेटा मैंने आपको अभी भी बताया कि जो रोम्बस है ये हमारा स्क्वायर से बनता है, ठीक है। तो बेटा ये जो पैरेललोग्राम है ये भी हमारा कहाँ से बनता है, रेक्टेंगल से। बेटा इस रेक्टेंगल का मैंने बेस फिक्स कर दिया और इसके टॉप को मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो बेटा इसका टॉप पुश कर देंगे हम, तो वो ऐसा नहीं हो जाएगा, हाँ बेटा इस तरीके से हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। इट मींस व्हाट इट मींस, जैसे कि मैंने बोल दिया ये बेस है, ये लेंथ है, तो बेटा ये साइड भी बेस है, ये साइड भी लेंथ है, यानी है तो ये रेक्टेंगल के जैसा ही, पर रेक्टेंगल की खास बात ये थी कि बेटा उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, पैरेललोग्राम के वैसे नहीं होते। देखिए आपकी एंगल 90 डिग्री का तो बिल्कुल भी नहीं है, आई होप आप समझ रहे हो। तो बेटा ये पैरेललोग्राम क्या है, हमने रेक्टेंगल को ही क्या कर दिया, ऊपर से फोर्स करके उसका क्या कर दिया, टॉप हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। तो बेटा यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ पे ये दोनों लाइन भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, फिर से बेटा ये अगर b है तो ये b प्लस एल प्लस बी प्लस एल, तो बेटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स एल प्लस बी पेरीमीटर। अच्छा एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, पर बेटा ये बेस और लेंथ है। तो बेटा ये जो मैंने h लिखा है, ये h क्या है बेटा, ये h कुछ और नहीं है, ये h हमारा इस तरीके से अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा h, ठीक है। तो एरिया कितनी होती है पैरेललोग्राम की बेटा, बेस इंटू हाइट, और हाइट मैंने बता दी बेटा ये हाइट होती है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई होप आप समझ रहे हो। तो आइए जल्दी से क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट डायग्राम जो है हमारी बहुत इजी है, पैरेललोग्राम के क्वेश्चन जो आते हैं वो भी इजी आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम है हमारी सर्कल। देखिए ये सबके सब 2D डायग्राम्स है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे कि बेटा हमने बोला कि भाई अभी तक की जो हमने डायग्राम्स थी वो क्वाड्रिलेटरस की थी, तो बेटा वहाँ पे हम पेरीमीटर बोल रहे थे। अब यहाँ पे बेटा हमने क्या लिखा हुआ है, सरकमफेरेंस। देखिए सर्कल का जो ये होता है बॉर्डर, सर्कल के बॉर्डर को सरकमफेरेंस बोला जाता है, ये आपको पता है, ये कोई न्यू थिंग नहीं है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सर्कल का सेंटर है सपोज, और ये हमारी रेडियस है, रेडियस को नाम क्या दे दिया मैंने r, और ये हमारा सर्कल है, आप देख पा रहे हो बेटा। तो यहाँ पे हमें सरकमफेरेंस और क्या डिस्कस करना है, एरिया। तो बेटा ये सरकमफेरेंस और एरिया आप सभी को पता है कि बेटा अगर इस सर्कल को मैंने यहाँ से ब्रेक कर लिया, ठीक है, तो बेटा यहाँ से तो यहाँ तक मैं वापस घूम के आ गया, अभी थोड़ा सा अच्छे से नहीं घूमे हम, ठीक है। तो बेटा ये जो घूम के आए, तो बेटा इसकी लेंथ कितनी होती है, यानी कि ये जो सर्कल की बॉर्डर होती है वो कितनी होती है, उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। और ये कुछ और नहीं होता है बेटा, ये होता है 2 पाई आर, वेयर पाई इज कांस्टेंट, पाई की वैल्यू होती है 3.14, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बेटा 22/7। अब देखिए 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है बेटा वो पॉइंट के बाद सभी यूनिट डिजिट आते हैं। पर बेटा जैसे कि इन्होंने एग्जांपल्स में बेटा इन्होंने r की वैल्यू क्या दी थी 14, और बोला कि सरकमफेरेंस निकालो, तो बेटा 2 × पाई × r, तो बेटा ये 2 × पाई × r, r की वैल्यू कितनी है 14। तो बेटा मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या यूज कर लूंगा, 22/7, 7 और 14 कट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 22 × 2 × 2, यानी कि हो जाएगा 88। छोड़िए ना, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम में अगर हमारा प्रॉब्लम क्या आता है और नंबर्स अगर मल्टीपल ऑफ 7 आते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, अदरवाइज हम 3.14 वैल्यू यूज करेंगे अगर क्वेश्चन के आंसर्स हमारे डेसिमल में लिस्टेड है तो, ठीक है। अब देखिए ये सरकमफेरेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सब आपको पता है, आप सिर्फ नोट कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा ये जो हमने निकाला है ये मिटा देता हूँ, और ये रेडियस फिर से निकाल लेते हैं हम, ठीक है। ये सेंटर है, ये सेंटर से हम एक लाइन निकाल लेते हैं, रेडियस तो होनी चाहिए, हाँ। और एक बार बेटा ये मैंने जो d = 2r लिखा है, ये क्या मीनिंग है इसका बेटा, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। जैसे कि बेटा मैंने इस रेडियस को मैंने ऐसा पूरा कर दिया, तो बेटा ये जो लाइन है, यानी बड़ी से बड़ी कॉर्ड जो सर्कल में निकलती है, जो सेंटर से पास होती है बेटा, वो कुछ और नहीं होती है, वो डायमीटर होती है, और जिसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स रेडियस। आई होप आप समझ रहे हो कि मैंने बोला भाई यहाँ पे r = 8 सेंटीमीटर का सर्कल है, तो बेटा इस सर्कल में मैं बड़ी से बड़ी कॉर्ड कौन सी निकाल सकता हूँ, बेटा वो हम निकाल सकते हैं कितनी, 16 सेंटीमीटर की, जो ऑलवेज कहाँ से पास होगी, सेंटर से। तो बेटा डायमीटर होती है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या फिर आप बोल सकते हो कि ये रेडियस जो होती है वो कितनी होती है, d/2, ठीक है। आई होप आप समझते हो। तो बेटा ये d डायगोनल नहीं है, ये d हमारा d को हम क्या बोलते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल तो हो गया हमारा। सर्कल के बाद देखिए मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है सेमी सर्कल। अब देखिए सेमी सर्कल को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा। सेमी सर्कल की जो डायग्राम है, सेमी सर्कल की डायग्राम मैंने ले ली ऐसी, और बेटा ऐसी ले ली, और ये यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल, बेटा यहाँ से तो बंद रहेगा ना वो, ठीक है, हाँ। तो बेटा मुझे बताइए कि यहाँ पे जो सेमी सर्कल है इसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस यानी क्या, आउटर बाउंड्री, जैसे कि पेरीमीटर मैंने आपको बोला था बॉक्स वाली डायग्राम से क्वाड्रिलेटरस में, ठीक है। तो बेटा सरकमफेरेंस यानी कि होता है पेरीमीटर। तो बेटा मुझे बताइए पूरा सर्कल जो है उसका सरकमफेरेंस कितना होता है, बेटा उसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। बेटा 2 पाई r को मैं हाफ कर दूंगा, तो बेटा ये 2 कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई r, यानी ये जो नीचे का हिस्सा है ये इतना डी शेप का, बेटा ये तो हमारा कितना हो जाएगा पाई r। देखिए मैंने ये सरकमफेरेंस लिखा है पाई r, पर बेटा व्हाट इज दिस प्लस 2r,
तो बेटा ये 2r कुछ और नहीं होता है बेटा, ये 2r यानी ऊपर की लाइन जो है वो कितनी है, डायमीटर की जितनी है, और वो कितनी है बेटा, डायमीटर की जितनी है यानी 2r है। तो बेटा ये पाई r प्लस 2r यानी कि सीधा सीधा ये हो गया पाई r प्लस 2r, आप r कॉमन निकाल सकते हो तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2, और दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब देखिए ये आया कैसे, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, म्हणजे सर्कल का जो सर्कमफरेंस है 2 पाई r, उसका हाफ कर दिया तो वो हो जाता है बेटा कितना, पाई r। अब रही बात कि ये प्लस 2r क्यों आया, तो बेटा प्लस 2r इसीलिए आया क्योंकि वो ऊपर की जो लाइन है बेटा वो भी तो पेरीमीटर में काउंट की जाएगी ना। यानी कि बेटा अगर मेरा कोई ये है, इस टुकड़े का ये है बेटा, मैंने पूछा इसकी आउटर बाउंड्री कितनी है, तो बेटा ये डी शेप वाला सेमी सर्कल भी है, तो ये लाइन भी है, और ये लाइन ट्वाइस आर लेंथ की है, और ये जो हमारा सेमी सर्कल है ये कितनी लेंथ का है, पाई आर का है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, प्लस दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें से आर कॉमन निकालना चाहो तो निकालो, अदरवाइज आप इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ एरिया, भाई एरिया कितनी हो जाएंगी मुझे बताइए, सर्कल की एरिया कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर। देखो ये सभी को पता है, मैंने अभी तक मैंने शायद आपको बताना भी भूल गया था, सर्कल की एरिया कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा एरिया वाइज तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एरिया तो इसकी सर्कल की सीधा सीधा सेमी सर्कल की हाफ ही होने वाली है एरिया, तो बेटा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी कि आप इसको पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब देखिए ये फ्रैक्शंस मैंने टाइप बरोबर नहीं किए, यानी कि वो टाइप नहीं हो रहा था नीचे, तो मैंने डिवाइड और 2 मैंने एक ही लाइन में लिखा हुआ है, आप पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और आपको यहाँ पे ये कॉमन निकालना है तो आप आर कॉमन निकाल के इसको पाई प्लस 2 इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, पर आई होप कि आपको ये समझना चाहिए कि सर्कमफरेंस का फॉर्मूला आया कैसे, मुझे आउटर बाउंड्री की सम करनी थी वो हमने कर ली। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा डिटेल में। तो बेटा ये ट्रायंगल्स मैंने मेनली यहाँ पे क्या किए हुए, 3 टाइप के ये किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है बेटा, ये पहला है हमारा स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है, स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है, स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने एक ये साइड ले ली, एक ये ऐसी साइड ले ली, और एक ले ली साइड इस प्रकार से, यानी कि मैंने बोला भाई ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये साइड सी है। तो बेटा ये तीनों साइड्स क्या है, नॉट इक्वल, यानी कि ये तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की है। तो बेटा इस ट्रेलर को सॉरी इस ट्रायंगल को ही क्या बोला जाता है, स्केल एंड ट्रायंगल, जिसको हम जनरलाइज ट्रायंगल भी बोलते हैं। यानी कि इसकी तीनों साइड की जो लेंथ है वो क्या होंगी, नॉट इक्वल होंगी, अलग अलग होंगी। एक ए है, एक बी है, तो एक क्या है, सी है। तो बेटा मुझे बताइए इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा, पेरीमीटर यानी कि आउटर बाउंड्री की सम, तो बेटा वो तो ऑब्वियस थिंग है कि ए प्लस बी प्लस सी होने वाली है। अच्छा रही बात एरिया, तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितनी होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। ये मैंने आपको अभी ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल में भी बताया। ठीक है, तो बेटा इसका जो ये होता है, हाँ रही बात हाइट कौन सी, तो बेटा अगर ये हम ए को बेस मान लेते हैं, ठीक है, तो इसके अपोजिट में जो ये है बेटा वर्टेक्स, वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, वो हमारा हाइट हो गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल की क्या हो जाएंगे, हमारी एरिया हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। मैं बोलता हूँ कि बेटा ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों साइड क्या है हमारी, इक्वल है, और इन दोनों को मैंने ले लिया ए। अच्छा ये नीचे की साइड जो बेस है ये मैंने ले लिया बी, यानी कि दो साइड जिसकी इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ये आपने सुना भी होगा। तो बेटा पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा बेटा, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि आउटर बाउंड्री इसकी कितनी हो रही है, ए प्लस बी, तो बेटा ए प्लस बी यानी क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। अच्छा बेटा यहाँ से मैंने फिर से परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये हमारा क्या हो गया, एच हो गया, और नीचे हमारा बेस है। तो बेटा एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि बेटा ये जो साइड है ये उतनी है, ये भी उतनी है। ठीक है, यानी तीनों साइड्स बराबर है, यानी ये अगर ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है। तो बेटा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3a। कैसे पता, a प्लस ए, तीनों साइड की सम कर लो क्योंकि ऑल क्वार्टर की सम करनी है हमें। अच्छा एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर, यानी कि बहुत ही सिंपल है बेटा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और कंसेप्ट सिखा देता हूँ कि बेटा ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप ऐसा मत समझिए कि मैंने यहाँ पे एरिया लिखी है √3/4 a स्क्वायर, तो हम ऐसा ये फॉर्मूला है, नहीं बेटा देखो मैंने आपको एक जनरलाइजेशन ये बताया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि अब इस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को चलो एक काम करो तो सॉल्व कर लेता हूँ। तो बेटा ये हाफ है और ये बेस कितना है बेटा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, a इंटू हाइट। बेटा देखिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, स्टैंडर्ड है तो ये मैंने लिखा है। तो बेटा इसकी हाइट होती है √3/2a। तो बेटा मुझे बताइए ये जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, जो ट्रायंगल की हमारी स्टैंडर्ड एरिया का फॉर्मूला है, बेटा ये जो फॉर्मूला आया हुआ है a = √3/4 a स्क्वायर, बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आया हुआ है। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ बेटा, ये डिनोमिनेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2 ये हो जाएगा 1/4। अच्छा ये हो जाएगा √3, तो बेटा ये ऊपर आया √3, और बेटा ये a इंटू a कितना a स्क्वायर, देखिए बेटा ये आया √3a²/4, तो बेटा ये भी √3a²/4 ही है, इसको मैंने √3/4 इंटू a स्क्वायर लिखा हुआ है। आई होप आप समझ रहे हो। मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता कितना है बेटा, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये इकलौता फॉर्मूला नहीं है ट्रायंगल की एरिया निकालने का, हमारे पास एक हेरॉन्स फॉर्मूला भी है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है,
वो भी हम समझने वाले हैं, पर फिर भी आप समझिए बेटा कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। उसका पैरामीटर तो ठीक है बेटा, पेरीमीटर तो 3 होगा, ठीक है, पर बेटा एरिया जो होगा वो होगा √3a²/4 या √3/4 इंटू a²। पर बेटा ये जो फॉर्मूला आया ये कहाँ से आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आया। पर व्हाट इफ की बेटा आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर दिया है तो उसका बेस या फिर हाइट, देखो बेस दे दिया तो साइड दे दिया, पर बेटा हाइट नहीं दी हुई है तो आप एरिया कैसे निकालोगे। अगर आपको सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या दे दी गई है, साइड दे दी गई है, तो बेटा ये जो फॉर्मूला है एरिया का √3/4 इंटू a², तो बेटा ये इस पे बेस्ड है साइड पे, यानी कि इसमें हाइट का कोई यूज हो नहीं रहा है। और जिस टाइम आपको हाइट गिवन नहीं रहेंगी तो बेटा हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज नहीं करेंगे, सीधा सीधा √3/4 इंटू a² वाला फॉर्मूला यूज करके हम एरिया निकाल लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। चलिए, और ये उसकी क्या होती है बेटा, हाइट होती है, ये स्टैंडर्ड है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दे दी। हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, अगर उसकी साइड a है बेटा तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा √3/2a। देखिए ये कैसे होती है ये भी आप समझ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए कैसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा ये जो परपेंडिकुलर है इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो बेटा ये जो साइड हो गई ये हो गई a/2, ये साइड हो गई हमारी a, तो बेटा यहाँ पे क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ अगर ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है तो, हाँ। पर बेटा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज a है और यहाँ पे एक साइड a/2 है, तो दूसरी साइड आप निकाल सकते हो, दूसरी साइड √3/2a आ जाएंगी, ठीक है, √3/2 इंटू a। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो। हाँ बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ये हेरॉन्स फॉर्मूला, यानी कि अभी तक तो बेटा मैंने आपको एरिया निकालना सिखाया। एरिया निकालना किस बेसिस पे सिखाया बेटा, हाइट के बेसिस पे। किस बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे। पर बेटा मुझे हाइट नहीं पता और ट्रायंगल की क्या पता है, तीनों साइड्स पता है, तो भी तो हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए ना। हाँ तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो जनरल ट्रायंगल है जिसमें हमें तीनों साइड्स गिवन है ABC, ठीक है, तो बेटा ये एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है बड़ा सा अंडर रूट, ये होता है s इंटू s माइनस a s माइनस b, और ये होता है s माइनस c, ठीक है, ये s माइनस b, ठीक है, वेयर ABC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यानी कोई एक जनरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या है, अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट पर ये s क्या होता है बेटा, तो ये s कुछ और नहीं होता है बेटा, तीनों साइड की सम डिवाइडेड बाय 2, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ये फॉर्मूला आपने बचपन में बहुत ज्यादा यूज किया होगा जिसका नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब जब प्रॉब्लम आएंगे तब हम इसको यूज कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की एरिया का जो जनरल फॉर्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ तीनों साइड्स अगर हमें गिवन है तो बेटा इस तरीके से हम पहले s निकालते हैं, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 करके, और ऑन द बेसिस ऑफ s हम क्या निकाल लेंगे, ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे, वो होती है अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ये चारों का प्रोडक्ट अंडर रूट के अंदर हो रहा है बेटा। अब ये अंडर रूट का सिंबल आप इसको पूरा कर दीजिए, वो हमारे कीबोर्ड की टाइपिंग से वो इतना ही अंडर रूट दिखाता है, वो है पूरे को, इसीलिए मैंने बेटा ये पूरी थिंग देखो ब्रैकेट में लिखी हुई है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर चार चीजें हैं, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये था हमारा ट्रायंगल के बारे में। हाँ ये हमारी लास्ट डायग्राम है बेटा, ये क्या है हमारा ट्रेपेजियम। अभी ट्रेपेजियम क्या होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है जिसकी दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड्स नॉट पैरेलल। व्हाट इट मींस बेटा, व्हाट इट मींस यानी बहुत ही सिंपल है बेटा, ये जो साइड है बेटा और ये जो साइड है, ये हमारी दोनों साइड्स कैसी है बेटा, पैरेलल, यानी कि ये दोनों आप इसको कितना भी आगे बढ़ा लो इन दोनों लाइंस को, ये कभी इंटरसेक्ट होने वाली नहीं है। इसका मतलब होता है कि दो साइड जो है ये हमारी पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटा ये जो साइड है और ये जो साइड है ये क्या होनी चाहिए, नॉट पैरेलल, और वैसे भी वो नॉट पैरेलल है बेटा। देखो आप ये आगे जाके इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे कहीं ना कहीं बेटा ऊपर टच हो ही जाएगी, ठीक है। तो बेटा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चार कॉर्नर्स और चार साइड्स तो होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेपेजियम हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ये सब के सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है बेटा ये। तो बेटा इनके चार कॉर्नर्स और चार साइड्स तो होने ही वाले हैं, ठीक है, पर जिनके दो साइड्स पैरेलल दो साइड नॉन पैरेलल है उसी को बोला जाता है ट्रेपेजियम। जैसे कि मैंने बोला ऐसा है एक, और ये साइड मैंने छोटी सी ले ली और ये साइड ले ली मैंने बड़ी सी, और मैंने बोल दिया ये हमारी चौथी साइड, ठीक है। क्या ये ट्रेपेजियम है, हाँ ट्रेपेजियम है भाई, ये देखो ये पैरेलल साइड्स है और ये हमारी साइड क्या है, नॉट पैरेलल। तो बेटा ये इसका शेप इस तरीके से हो सकता है जिसमें चार कॉर्नर्स और चार साइड्स तो होंगे क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, पर ये प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए, तो वो क्या है हमारा ट्रेपेजियम है। अच्छा पेरीमीटर तो आप समझ रहे हो बेटा, ये जो साइड है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बेटा इसकी बाउंड्री कितनी हो जाएगी, तो बेटा वो हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वेयर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ए बी सी डी क्या है यहाँ पे चारों साइड्स की लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट एरिया कितना होता है ट्रेपेजियम का, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि यहाँ पे वो है ए और सी, ठीक है, यहाँ पे क्या है वो ए और सी, मैंने कि यानी इस साइड को और इस साइड को नाम क्या दिया हुआ है ए और सी। तो बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ऐसा हो सकता है कि आपकी पैरेलल साइड्स
को आपने रिप्रेजेंटेशन ए और सी नहीं दिया हो, बी और डी दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसलिए मैंने फॉर्मूला एकदम थ्योरेटिकली लिखा हुआ है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट यानी क्या बेटा, अगर ये साइड हमारी क्या है, बेस है, यानी कि जो पैरेलल लाइंस के बीच में होती है हाइट, उसकी बोला जाता है, यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो होता है परपेंडिकुलर, उसी को क्या बोला जाता है, हाइट। तो बेटा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो बेटा ये होता है हमारा क्या, हाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये हमारा जो ट्रेपेजियम है, ये हमारा लास्ट 2D डायग्राम है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं बेटा, जल्दी से शॉर्ट में क्या देख लेते हैं।